हाय एवरीवन, मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने 9th लेक्चर के साथ चैप्टर सॉल्यूशन के। उम्मीद करता हूँ कि आपने 8 लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा और नोट्स बना लिया होगा। माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं हो पाया और वीडियो नहीं बना पाया। कुछ कारण था जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। उम्मीद करता हूँ कि आगे आपसे मैं जुड़ा रहूँ और कंटिन्यूअस और भी आगे वीडियो बनाता रहूँ, आपसे शेयर करता रहूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हेनरीज कांस्टेंट में हमको पढ़ना क्या है हेनरीज कांस्टेंट, वो डिटेल अब हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हेनरीज लॉ जो है 1803 में देने वाला जो आदमी था उसी के नाम पे रखा गया हेनरीज लॉ। देने वाला कौन था? हेनरी था। ठीक है, कब दिया? 1803 में। अब हेनरीज लॉ में है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब जनरल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी गैस को वाटर में डिज़ोल्व करना है। किसी गैस को वाटर में डिज़ोल्व करना है तो कितना डिज़ोल्व करना है और वो कितना डिज़ोल्व करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। इस चीज़ को स्टडी जिसने किया उस आदमी का नाम था हेनरी। उसने कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन ए given amount of solvent is directly proportional to how much pressure is being applied। मतलब अगर कोई गैस आप डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं लिक्विड में तो आप जितना प्रेशर ज़्यादा डालेंगे उतना अमाउंट ऑफ गैस उस लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। मतलब जितना चीनी डालें उतना मीठा, सुने होंगे, है ना। तो वही बात है कि आप अगर किसी लिक्विड में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोका कोला है, कोका कोला में क्या देखते हो? बबल्स फॉर्मेशन होता है। तो ये बबल्स फॉर्मेशन क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस फॉर्म में उस कोका कोला के सॉल्यूशन में डाला गया है ताकि उसमें जो है बबल्स फॉर्म करे, आप पिए तो आपको अच्छा लगे। तब ना ढेकार लेते हैं, आता है ना ढेकार, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वो कार्बोनिक एसिड है जो आप पी रहे हैं। ठीक है, मीठा कार्बोनिक एसिड है, वो आप पी रहे हैं और फिर इन एक्सेल में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कोका कोला पेप्सी के सॉल्यूशन में कितना कंप्रेस हुआ। तो ये कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा कितना आपने प्रेशर दिया है। जितना प्रेशर आप देते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ गैस किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करता है। तो पता क्या चला कि जितना गैस डिज़ोल्व करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर के। कि जितना प्रेशर ज़्यादा डाला जाएगा उतना अमाउंट ऑफ गैस उस सॉल्यूशन में ज़्यादा डिज़ोल्व करेगा। यही हेनरीज लॉ है। ठीक है, चलिए लेट्स देखते हैं। क्वांटिटिवली इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाज स्टडीड बाय हेनरी। किसका इफेक्ट? किस इफेक्ट की बात कर रहा है? प्रेशर के इफेक्ट की। किस पे? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस का सॉल्युबिलिटी मतलब कितना सॉल्युबल है गैस, कहाँ? लिक्विड में। किसी लिक्विड में कितना गैस सॉल्युबल है, इस इफेक्ट को स्टडी करने वाला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी करने वाला कौन था? हेनरी था। ठीक है, अब उसने क्या स्टेटमेंट दिया ये याद रखना है। द मास ऑफ गैस डिजॉल्व, मतलब कितना गैस का कितना मास डिजॉल्व किया है। द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन है, कितना गैस का मास डिजॉल्व किया। और आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्या रखना होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये चीज़ होगा। मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस मतलब आपने कितना प्रेशर लगाया और कितना मास ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में। कुछ भी ले लिया, 1 लीटर 2 लीटर जो भी वॉल्यूम लिया, उसमें कितना मास ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ और आपने कितना प्रेशर इंसर्ट किया, लगाया गैस पे। ठीक है, फिर आगे लिखता है प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। इन इक्विलिब्रियम लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि गैस कहाँ जा रहा है? लिक्विड में। और जब इस तरह का केस होता है तो लिक्विड से गैस बाहर भी तो जाएगा। गैस डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में और गैस जो है इवापोरेट हो रहा है, मतलब बाहर भी निकल रहा है। तो ये प्रोसेस जो चलता है, मतलब 50% गैस लिक्विड में चला गया और फिर जो 50% लिक्विड वो गैस में, जो गैसियस फेज में जो लिक्विड आया, और या लिक्विड जो गैसियस फेज में था वो वापस से गैसियस फेज में चेंज हो गया। तो आप कह सकते हैं ना, पहले क्या हो रहा है? पहले क्या हो रहा है? कंडेंसेट हो रहा है और दूसरे टाइम में क्या हो रहा है? इवापोरेट हो रहा है। तो एक बार कंडेंसेशन, एक बार इवापोरेशन। दोनों प्रोसेस अगर इक्वली अपोजिट प्रोसेस काम करते हैं जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या रीच करता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जस्ट लाइक तराजू है।
तराजू में रखते हैं ना, दोनों साइड जहाँ बराबर हो गया, चलो भाई 1 किलो का वाट है, 1 kg राइस ले लिया, जहाँ इक्वल हो गया वही इक्विलिब्रियम। 11th में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इक्विलिब्रियम इज जस्ट लाइक तराजू, जहाँ पे दोनों पलड़ा क्या हो जाता है, बराबर। मतलब कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया 50%, और फिर 50% रिएक्टेंट बचा हुआ रह जाए और 50% प्रोडक्ट बना हुआ रह जाए, तो दोनों क्या हो गया 50-50। मतलब रिएक्टेंट भी है एट ए टाइम, प्रोडक्ट भी एट ए टाइम। तो वैसे ही ये रिएक्शन को कहाँ कहते हैं, कहाँ है वो, इक्विलिब्रियम में है। वही वर्ड लिख रहा है, प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। मतलब लिक्विड भी मौजूद है और गैस भी मौजूद है, दोनों फेजेज हैं, दोनों जो है वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मेन कंसेप्ट ये है कि कितना मास ऑफ गैस डिजॉल्व हो रहा है गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन गैस। मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, कितना प्रेशर आप गैस पे लगा रहे हैं। ठीक, चलिए अब दो तरह का फॉर्मूला आने वाला है। पहला इन टर्म्स ऑफ मास, मास मतलब गैस का मास की बात कर रहे हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखो मास क्या है, m स्टैंड्स फॉर व्हाट, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितना मास ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ सॉल्वेंट में। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी है तो उसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, है ना। तो मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। P अब क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट। मतलब कितना प्रेशर आपने लगाया और कितना मास ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ, बस यही मेन चीज़ है। प्रेशर ऑफ गैस और मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, पता होना चाहिए आपको, तो कांस्टेंट देते हैं ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे रहे हैं, इक्वल्स टू KH, क्योंकि हेनरी ने दिया था तो उसी के नाम पे यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसका नाम क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, KH नीचे में लटका हुआ। ठीक है, चलिए अब ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मास। तो अब याद रखोगे फॉर्मूला हेनरीज लॉ का, हेनरीज कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू KH इंटू P। m इक्वल्स टू KH इंटू P। m क्या है, मास ऑफ गैस डिजॉल्व, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, चलिए इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करें। याद करो मोल फ्रैक्शन पढ़ाए थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, 5वां या 6ठा पॉइंट था शायद, याद आ रहा हमको, उसमें आपने पढ़ा था ना मोल फ्रैक्शन। नहीं तो पीछे वाला लेक्चर देख लो, किस लेक्चर में था मोल फ्रैक्शन, दिया हुआ होगा हेडिंग। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे हेनरीज कांस्टेंट के फॉर्मूला को। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, है ना। अब यहाँ पे मास लिया जा रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले रहा है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब मोल के टर्म में लिया जा रहा है, मास नहीं ले रहे हैं। अब क्या ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं। तो मोल को किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद करो क्या था, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लेते थे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, जिसको x से डिनोट करते थे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वही मोल फ्रैक्शन है जिसको हम लोग x से दिखा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि प्रेशर ऑफ, यहाँ पे अब एक वर्ड यूज हो रहा है पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है, पार्शियल का मतलब हो गया, अब जैसे 2-3 गैस ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया NH3 है, नाइट्रोजन है, 3 गैस है, तीनों को एक कंटेनर में आपने डाल दिया, बंद डब्बे में डाल दिया। तो तीनों गैस क्या करेगा, उस बंद डब्बे में प्रेशर लगाएगा, क्योंकि गैस की आदत है, हाईली एनर्जेटिक स्टेट में होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है गैस। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेशर लगा रहा होगा, नाइट्रोजन भी प्रेशर लगा रहा होगा, अमोनिया भी प्रेशर लगा रहा होगा उसके वॉल पे, दीवार पे, उस कंटेनर में, बंद डब्बे में। ठीक है, बाहर निकलने के लिए। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, ध्यान देना, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस ऑन द कंटेनर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। पार्शियल प्रेशर का मतलब हिंदी में बोलेंगे, जो अकेला जो गैस प्रेशर लगा रहा है दीवार पे बाहर निकलने के लिए, उसी अकेले प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जा रहा है। अब जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो तीनों का पार्शियल प्रेशर हुआ। अब तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, P टोटल, टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग 11th में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़े थे, है ना। चलिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव सॉल्यूशन इन वेपर फेज, मतलब वेपर फेज की बात कर रहा है, मतलब गैसियस फेज की बात कर रहे हैं। तो P प्रोपोर्शनल टू X हो जाता है। तो P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, वही प्रेशर जो ऊपर में भी आ रहा था, यहाँ पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब X क्लियर कर दिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ना। तो जब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में पूछा जाए
तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास के टर्म में पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास के टर्म में क्या होगा, m इक्वल्स टू KH इंटू पी, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू X, और P इक्वल्स टू KH इंटू X, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। तो P इक्वल्स टू KH इंटू X, यहाँ क्या है, m इक्वल्स टू KH इंटू P। अब ये दो फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से समझना है और याद रखना है। अभी जस्ट इसके बाद लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इस पर, ठीक। चलिए अब आगे जो अगला टॉपिक है वो देखना इस साइड में। अब हेनरीज कांस्टेंट जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, हेनरीज कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या ये वेरी कर सकता है, हाँ वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है क्या चेंज कर रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं। तो देखना हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब आगे हम बतलाएंगे कैसे किस गैस में क्या हो रहा है। नेचर ऑफ गैस, कैसा नेचर है गैस का, आप कैसा गैस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं या नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी हेनरीज कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं कि अल्कोहल ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं, कैसा सॉल्वेंट ले रहे हैं, उस पर भी हेनरीज कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा भाई, टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, तो वो हम लोग जस्ट अब इसके बाद देखेंगे। और एक चीज़ और है, एक ग्राफ है जो हम दिखाना चाह रहे थे आपको, प्लॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर, ये चीज़ है, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का प्लॉट है। अब देखो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो आपको कैसा लाइन मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर लिख रहा है उसको, पार्शियल प्रेशर को, चलेगा। इक्विलिब्रियम प्रेशर ATM में ले लिया, प्रेशर का यूनिट है, कुछ वैल्यू दे दिया 0.2, 0.4, 0.6, 0.81। अब नीचे में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन 0.01, 0.02, 0.03। तो प्लॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा क्या बढ़ने से, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जितना प्रेशर ज़्यादा लगाओगे उतना अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा डिजॉल्व करेगा लिक्विड में। तो आपको कैसा लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, मतलब स्लोप इक्वल्स टू KH, कांस्टेंट है वो, है ना। चलिए अब इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे देख। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कंक्लूजन फ्रॉम हेनरीज लॉ। क्या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हेनरी से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ मिलती हैं। लेट्स स्टार्ट। तो 3 एप्लीकेशन हम लोग 3 कंक्लूजन देखने वाले हैं। फर्स्ट है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ ए गैस, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ ए गैस। हेनरीज कांस्टेंट की बात कर रहा है, KH इज़ ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। आप किस तरह का गैस ले रहे हैं तो उस पर भी जो है आपका KH का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे देखो ऑक्सीजन का KH का वैल्यू क्या दिया, 34.86 किलो बार, नाइट्रोजन का 76.48 किलो बार, हाइड्रोजन का 69.16 किलो बार। अब टेम्परेचर देखिए तीनों में सेम है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, अगर सेम टेम्परेचर लिया जा रहा है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वैरी कर रहा है, और जो वैल्यू ऑफ KH है वो भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे देखना सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है, उसका KH का वैल्यू क्या है, 76 है। अब जस्ट इसका उल्टा होने वाला, भी जस्ट नीचे हम दिखाएंगे कि KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतना कम होती है, उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे वैल्यू देख लिए, ऑक्सीजन का 34, नाइट्रोजन का 76, H2 का 69, ये KH का वैल्यू है। तो KH का वैल्यू जितना ज़्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ही कम। तो बतलाओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, तो पता क्या चला कि O2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, है ना। क्यों, क्योंकि उसका KH का वैल्यू क्या है, लीस्ट। तो जिसका KH का वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, इसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, किसकी, नाइट्रोजन की, है ना। उस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। सेकेंड में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। अब जैसे जो हम बात कह रहे थे, देखो आ गया, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, मतलब KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी गैस का उतना ही कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देख लो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब KH का वैल्यू जितना ज़्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में उतना ही कम। याद रखना है ना कि KH, मोर द KH लेस विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक। थर्ड में, वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, अगर वैल्यू ऑफ KH आप बढ़ाते हैं टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब वैल्यू ऑफ KH बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से। क्या पता चला, बतलाओ,
क्या पता चला कि KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। KH बढ़ा, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, KH बढ़ा। अब KH बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी क्या होता है भाई, घटता है। KH बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, सॉलिबिलिटी घटा, तो देयरफॉर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है KH के बढ़ने से और टेम्परेचर के बढ़ने से। इज इट क्लियर, समझ गए सारे लोग। अब देख लो, वही एग्जांपल था कि KH का वैल्यू कम है, सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन का उतना ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन की KH की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, उतना ही कम होगी। क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से याद रखना है इसको। आगे कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई एग्जाम, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इससे कि KH का वैल्यू दे दिया, अब पूछ रहा है बताओ भाई टेम्परेचर का क्या रोल होगा, बतलाओ भाई सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पे क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो याद रखना है अच्छे से। अब आते हैं इसका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा। अब देखना है एप्लीकेशन क्या क्या है हेनरीज लॉ का, कहाँ अप्लाई करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वो उसका क्या कंक्लूज़न था, कहाँ उसका टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट होना है सॉलिबिलिटी पे, और जो है बाकी सारे फैक्टर सॉल्वेंट लेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब एप्लीकेशन कहाँ ये अप्लाई होगा हेनरीज लॉ, तो पहला एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। अब ध्यान देना, हमने बहुत सारा एप्लीकेशन नहीं लिखा है, जो मेन है बस वही 2-3 लिखे हैं, जिससे क्वेश्चन आ सकता है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वही मेन पॉइंट्स हमने यहाँ मेंशन किया, सारा नहीं। आप ज़्यादा डिटेल देखना है, आप बुक से भी देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो 3 एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लिखे हैं, है ना। देखेंगे फर्स्ट में इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। अब कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, है ना, तो वही है कार्बोनेटेड बेवरेजेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस फॉर्म में डाला गया। क्या हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन नहीं है वहाँ पे, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजोल्व करेगा थम्स अप में, नहीं। क्या KH का वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिजोल्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड थम्स अप में, नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हेनरीज ने बतलाया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्यूशन है पेप्सी का उसमें कम डिजोल्व करेगा, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ। सेकेंड इन डीप सी डाइविंग। डाइविंग जानते हो, स्विमिंग भाई, पानी में स्विमिंग करते हैं। डीप सी मतलब समुंदर के एकदम अंदर जाना, गए हैं कितने लोग गए हैं भाई, बतलाना हमको कमेंट में, ठीक है, गए हो तो। कितने लोग स्विमिंग जानते हैं, बतलाना हमको, हाँ सर जानते हैं या नहीं। अब डीप सी डाइविंग को इंग्लिश में एक और खास वर्ड दिया गया, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, स्क्यूबा डाइविंग। अब दे दिया, अरे बाप, स्क्यूबा डाइविंग क्या है भाई, ये नया टर्म सर, हम तो पढ़ाया नहीं था, स्क्यूबा डाइविंग पूछ रहा है, ये क्या है नया टर्म, लगता है फॉरेन से आया क्या। फॉरेन से नहीं आया भाई, स्क्यूबा डाइविंग का दूसरा नाम डीप सी डाइविंग, और समुंदर के एकदम अंदर में, देखो ना मछली बन के अंदर में चला जाता है एकदम, एक से एक स्टाइलिस्ट कैमरा से फ़ोटो वगैरह फिशेज वगैरह का लेता है वहाँ पे, है ना। चलिए, तो अब उसमें देखोगे पीठ में एक सिलेंडर रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, चले जाइएगा बिना ऑक्सीजन के, पता चला कि 2 मिनट में गायब, पता ही नहीं कहाँ गया, तो बिना ऑक्सीजन के चले जाएंगे क्या नीचे, नहीं ना जा पाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके चलते हैं ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे, हम नीचे में कहीं भी टहलना घूमना है घूमते रहो, सिर्फ बड़ी मछली से बच करके, है ना। चलिए, तो डिस्कवरी वगैरह पे हम लोग देखते रहते हैं। अब वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैस होगा, तुम अब याद करो कि ऑक्सीजन कितना % होता है एयर में, 21.1%, नाइट्रोजन कितना होता है 78.8%, अब हीलियम की बात करें कितना होगा 1 to 2%, अप्रॉक्स हम ले रहे हैं। क्या यही कॉम्बिनेशन लेके जाइएगा आप ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो ज़मीन वो समुंदर के अंदर जाना है, नहीं। ये कॉम्बिनेशन अगर आप लेकर के जाते हैं, देखिए क्या हाल होने वाला है। नाइट्रोजन इन एयर कैन काउज नर्व इम्पल्स, आपके नर्व में इम्पल्स, बायो का एक टर्म है ये, नर्व में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जिससे एक बीमारी होगा जिसका नाम है बेंड्स या डीकॉम्प्रेशन। अब देखो कॉम्पिटिशन में, नीट में, जेई में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डीकॉम्प्रेशन इज काउज, हाउ डीकॉम्प्रेशन सिकनेस इज काउज, which gas is responsible for decompression sickness, how it can be reduced, how it can be eradicated, कैसे इसको हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बेंड्स डीकॉम्प्रेशन, ये बेंड्स कहें या डीकॉम्प्रेशन सिकनेस कहें, ये किससे रिलेटेड है, डीप सी डाइविंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको जो परसेंटेज लेना है 3 गैस का वो क्या होना चाहिए, और नहीं लेंगे तो क्या होने वाला है,
तो याद रखना, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा आप लेके जाते हैं तो नाइट्रोजन इन एयर कैन काउज नर्व इम्पल्स, नर्व में आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और जिससे एक डिजीज़ होगा जिसका नाम है बेंड्स या डिकॉम्प्रेशन सिकनेस, ये काउज कर सकता है। किसके कारण हो रहा है ये? तो ड्यू टू नाइट्रोजन। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन का देखो क्या परसेंटेज लेके जाना है, 32%। कितना? 32%। नाइट्रोजन कितना लेके जाना है? 78%। नहीं, कितना? 56.2%। हीलियम कितना लेके जाना है? 1 to 2%। नहीं, कितना लेके जाना है? 11.7%। अब दिमाग में फिट कर लीजिए इसको। अगर सवाल होता है कि व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर विच इज कैरिड बाई स्क्यूबा डाइवर्स, तो यही होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारा आपका बनने वाला है। अब थर्ड में आते हैं, फॉर क्लाइंबिंग हाई एल्टीट्यूड। अब पहाड़ पे जाते हैं ना भाई, पूरा हाँफने लगता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगता है, प्रेशर ऊपर जाने पे क्या होता है? घटता है, और नीचे जाने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, उससे एक डिजीज़ काउज होता है क्लाइंबिंग करने पे, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया डिजीज़ है जो क्लाइंबर्स वगैरह जो जाते हैं हायर एल्टीट्यूड पे, क्योंकि प्रेशर घट जाता है, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज करता है, तो सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन एयर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया। यही तो हेनरी लॉ है कि प्रेशर मोर द प्रेशर मोर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं हिंदी में, ऊपर जाने प्रेशर घटता है, तो अब जो गैसेस, ढेर सारे गैस थे एक जगह पे, अब वो दूर दूर हो गए, अब सांस लेने में दिक्कत होने लगा। ठीक है, तो उससे जो बीमारी होगा उसका क्या नाम है? एनॉक्सिया। इसलिए वहाँ पे भी आप लोग सिलेंडर, कुछ लोग सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, और जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो हैबिचुएटेड हैं वो, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे वो काम चलेगा। तो न्यूमेरिकल तो मस्ट है ना। हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा, हेनरीज लॉ है क्या वो जाना, टाइप्स ऑफ हेनरीज लॉ, मास में, मोल फ्रैक्शन में कैसे निकलता है, उसका कंक्लूजन क्या होगा, उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे। अब लास्ट में बारी आती है न्यूमेरिकल्स की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बोर्ड एग्ज़ाम हो, CBSE, ICSE या बिहार बोर्ड, किसी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस रहते हैं 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल पे आप कमांड करेंगे। हल्के लेवल से चलते हैं, फिर टफ न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 20 ग्राम ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग हेनरीज कांस्टेंट 40 किलोबार। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन को पकड़ते कैसे हैं। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब तुमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि बनाए सर कैसे बनाए इसको, कैसे हम पकड़ें कि कौन सा फॉर्मूला लगे। फर्स्ट से देखो, मेन चीज़ ये है, क्या है? हैविंग हेनरीज कांस्टेंट। अगर एग्जाम में हेनरीज कांस्टेंट वर्ड यूज़ हो गया, फर्स्ट से आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला हो या मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे मास दिया है 20 ग्राम, तो मास वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ 20 ग्राम ऑफ SO2 गैस इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस 1 लीटर का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो मास कितना दे दिया? 20 ग्राम, छोटा वाला है। हेनरीज कांस्टेंट कितना दे रहा है? 40 किलो बार, मतलब KH का वैल्यू भी कितना मिल गया? 40 किलो बार। अब पूछ क्या रहा है? प्रेशर ऑफ द गैस। अब फट से आप फॉर्मूला लिखिए, M = KH × P। क्या पूछ रहा है भाई? P पूछ रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला को पुट कीजिए, आंसर आता है। अब KH जो है वो दिया हुआ, आपका P जो है वो निकालना है, और M भी दिया हुआ है, बस पुट करेंगे, P = KH/M हो जाएगा। P = M/KH होना चाहिए, है ना, M/KH होना चाहिए, P M/KH होना चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू भी चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, M लेंगे 20 और KH कितना दिया है? 40 किलो बार। क्या आ जाएगा बताओ? 1/2, मतलब 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 बार, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बड़ा आसान क्वेश्चन जो में भी आ सकता है वो बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अब थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं जो आप ही के बुक का है, NCERT का 2.6 है ये इंटरनल। क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में थोड़ा टफ है ना। अब देखेंगे क्या है। H2S इज टॉक्सिक गैस। H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा गैस है? टॉक्सिक, जहरीला गैस है।
विथ रॉटन एग स्मेल। कैसा स्मेल होता है H2S गैस का? सरे हुए अंडे के जैसे। जैसे ही स्मेल करेगा ना, कहीं रिलीज हो गया H2S गैस, अरे बाप, सरा हुआ अंडा मैं समझ जाना तुरंत किसका स्मेल है? H2S का। प्रैक्टिकल में ही पूछता है कि बदलाव रॉटन एग स्मेल किसका है, तो याद रखें कौन सा गैस है? H2S गैस। अमोनिया का पंजेंट स्मेल है ना, खराब स्मेल है। इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इस सबसे कोई मतलब नहीं है, क्या एनालिसिस है क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतना, मतलब सॉलिबिलिटी का वैल्यू दे रहा है। अब सॉलिबिलिटी समझते हैं ना, कितना घुल रहा है, तो उस किस यूनिट में दे दी है? M। बतलाओ तो M किसका यूनिट है? 0.195 M लिखा। ये M स्टैंड्स फॉर व्हाट? M स्टैंड्स फॉर छोटा वाला है मोलैलिटी। खाया था 1 किलो लिट्टी, मोलैलिटी याद आ रहा है? तो ये मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी। क्या यूनिट था भाई? मोलैलिटी का मोल पर केजी। मतलब सॉलिबिलिटी दिया है 0.195 M। M जैसे ही देखा समझ जाना, उसको ओपन कर देना है, मोल पर केजी। अब पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट KH, हेनरीज कांस्टेंट पूछा जा रहा है। अब फट से दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि मास के टर्म में देता तो वो वाला फॉर्मूला M इक्वल्स टू KH इंटू पी, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में है तो P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो H2S दे रहा है, पहला लाइन कोई आपके काम का नहीं है, सॉलिबिलिटी दे दी M और KH पूछ रहा है। फट से फॉर्मूला लगाओ कि P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। अब x है तो मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है? तो फट से आ जाना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन H2S का कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S ऊपर डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक, अब जो है आपको नंबर ऑफ मोल्स H2S का कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कैसे निकालेंगे, ये काम की बात है, क्योंकि आपको KH निकालना है। तो अब KH निकालना है तो PH2S, प्रेशर ऑफ H2S भी चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S भी चाहिए, तब ना निकालोगे KH। KH कैसे निकलेगा? अगर KH निकालना है तो आपको ये वाला P का वैल्यू और X का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S क्या दिया है? 0.195 M। M का मतलब मोल पर केजी, बहुत ध्यान से देखना। 0.195 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेरा क्या है? वाटर। ठीक, तो अब कितना है? 0.195 मोल किसका? H2S का। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया H2S का। अब नंबर ऑफ मोल्स H2S का आप कितना लीजिएगा? 0.195 मोल पर केजी, मतलब 1 kg वो सॉल्वेंट में इतना मोल H2S का घुला हुआ है, यही मतलब हुआ। इनडायरेक्टली आपको मोल दे दिया है, तब ना ये फॉर्मूला लगाए मोल फ्रैक्शन वाला, नहीं तो मास वाला लगाते ग्राम में होता तो, है ना। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया? मोल। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी, मतलब इतना मोल H2S का कहाँ डिजॉल्व है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट वाटर में। ठीक, तो वाटर का मास मिल गया कितना? 1 kg। अब वाटर का मास, क्योंकि वाटर का भी मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा मोल फ्रैक्शन में। तो अब देखो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वाटर क्या है मेरा? सॉल्वेंट, वाटर ही सॉल्वेंट है, तो केजी में, तो इसको ग्राम में क्या ले सकते हो? मास ऑफ वाटर क्या लोगे? 1000 ग्राम, है ना। अब फॉर्मूला पे लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर छोटा वाला M डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, बड़ा वाला M कितना आता है? निकाले हम लोग पहले भी, 18। तो मास ऑफ वाटर 1000 डिवाइड बाई 18 क्या आएगा? 55.55 मोल। मतलब इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने किसका निकाल लिया? वाटर का भी निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए H2S का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो पहले ही क्लियर हो चुका है, 0.195। तो 0.195, 0.195 यहाँ लेंगे प्लस 55.5 मोल वाटर का ले लेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको कन्वर्ट किए ताकि ये भी मोल में आ जाए, क्योंकि H2S भी मोल में दिया हुआ। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आप निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पे XH2S कैसे निकला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 डिवाइड बाई 0.195 प्लस 55.55 वाटर का नंबर ऑफ मोल्स, ये आया आपका 0.0035। ये क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, जो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट होगा। ठीक है, चलिए अब बारी है कि सर प्रेशर तो दिया नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, H2S इन वाटर एट STP। STP का फुल फॉर्म कल पहले ही बताया, बतलाओ क्या होता है? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता था? बतलाओ टेम्परेचर STP पे 273.15 केल्विन बतलाए थे, 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना था? 760 mm ऑफ Hg या 1 बार। उसी का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। प्रेशर एट STP 0.987 बार। तो इसको 1 बार भी तो ले सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.987 बार। यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आए।
तो प्रेशर मिल गया, PH2S कितना लेंगे, STP बोल रहा है तो नोन है, तुम जानते हो प्रेशर कितना 1 बार, कितना ले लेंगे 0.987 बार एग्जैक्ट वैल्यू। अब सिंपली अप्लाई कीजिए हेनरीज लॉ, PH2S इक्वल्स टू KH इंटू XH2S, XH2S आ गया 0.035। अब आपको KH निकालना है तो KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल्स टू PH2S डिवाइड बाई X, ये नीचे चला जाएगा XH2S। अब 0.987 प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन जो है 0.0035 है। अब बतलाइएगा, ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में कि कितना बार आंसर आएगा। समझ गए सारे लोग? चलो स्क्रीनशॉट ले लो।